सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन मुझे नीट के लिए हिंदी में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कंटेंट है नीट 2020 के लिए वो प्रोवाइड करवाया जाए। बिकॉज आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। सो मुझे एहसास होता है कि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसका स्टडी मटेरियल ढूंढने के लिए भी और इनकी वीडियोस ढूंढने के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत से स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे और बहुत सी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीव जगत का वर्गीकरण, जिसका पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चंस को आपके कवर करने वाला हूं इसमें। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता रहूंगा क्वेश्चंस को, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी की बातें हम वीडियो के बीच में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, पीछे से चलते हैं। 4 से 5 साल पीछे के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड, डायनो जो फ्लैजेलेट और अपवर्ग फम्फू किस जीवित में सम्मिलित हैं। ठीक है, किस जीवित में सम्मिलित है यह अब आपको बताना है। 2016 में ये क्वेश्चंस आपके पूछा गया था। नंबर 1 है मोनेरा, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 है कवक और नंबर 4 आपका है जंतु जगत। तो आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो गाइज जितने भी एक कोशिकीय यूकेरोटिक्स जीव होते हैं ना, जैसे कि डायटम हो गया, डेस्मिडस हो गया, जैसे क्राइसोफाइटस, और यूग्लिनाइड्स हो गया, डायनोफ्लैक्जिडेट्स हो गया, स्लाइम्स हो गया, मोलिड हो गया, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं, वो सब जो है वो प्रोटिस्टा में शामिल होते हैं। किसमें? सब क्या किसमें होते हैं? प्रोटिस्टा में। आपको ये याद रखना है कि सभी जो एक कोशिकीय यूकेरोटिक्स जीव होते हैं वो सभी प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना प्रोटिस्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक नगन चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा? लाइकेन, लिवरवर्ट, मांस या फिर हरित शैवाल। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो गाइज लाइकेन के जो जड़ से कार्बनिक अम्ल का जो अल्प स्राव होता है, जो चट्टानों के परत को घोलने लगता है, जिससे पोषक अवयव जो है वो अवमुख होते हैं। अन्य पोषक जो पदार्थ होते हैं जैसे कि जैविक और अजैविक दोनों, उनके जल तथा वायु जनित कणों से प्राप्त होते हैं। लाइकेन में शैवाल पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में शैवाल पाया जाता है। उसके जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो शर्करा का निर्माण करता है, ठीक है, जो शैवाल पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा किसका निर्माण करता है? शर्करा का निर्माण करता है। और जो कवक वाले भाग में उपलब्ध होता है, इसके बदले में शैवाल को लाइकेन में उत्तक में आश्रय प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक नगद चट्टान में एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आएगा? तो वो आएगा लाइकेन। कौन सा आएगा? लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर 1, साइनोबैक्टीरिया को लीन हरित शैवाल भी कहते हैं। नंबर 2, स्वर्णिम शैवाल को डेसिम्ड भी कहते हैं। नंबर 3, यूपेक्टिया यानी कि सुजीवाणुओं को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। और नंबर 4 आपका है फाइकोमाइसिटीज को शेवलित कवक भी कहा जाता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सी जो है वो आपका गलत होगा, क्योंकि जो यू बैक्टीरिया है वो वास्तविक जीवाणु होते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया जो है वो सुजीवाणु नहीं होते, वास्तविक असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक जीवाणु होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकिन, सेलुलोज या फिर हेमिसेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका काइटिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा काइटिन। गाइज हम पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चंस को देख लेंगे, यानी कि 2000 तक के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले 90s के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट भी अलग था और वो क्वेश्चन भी ओल्ड हो चुके हैं। तो उस टाइम के क्वेश्चंस अभी रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नील है। तो हम
से लेंगे 2000 तक के, जो 2019 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब तो 20 भी आ गया है। तो 2017 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 19 हो गया और उसके बाद 20 हो गया। इन सब के जो क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, उनके मैं वीडियोस दे दूंगा, ठीक है, तो वो हम वहां से कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है? नंबर 1, उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। नंबर 2, ये विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। नंबर 3, ये संक्रमण करते हैं। नंबर 4, उनका जो आरएनए है वो उच्च आणविक भार वाला होता है। तो जो वायरॉइड है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो रोगाणु है उनमें से वायरॉइड सबसे छोटे आकार के होते हैं। ये थोड़े नगन गोलाकार तथा इनका आरएनए जो है वो एकल तंतुवत होता है, जो प्रोटीन को कूटबंद नहीं करते हैं। फिर भी ये उस समय स्वायत्ततापूर्वक प्रतिलिपिकरण में भाग लेते हैं जब ये मेजबान पादप में प्रवेश करते हैं। वायरॉइड केवल पादप को संक्रमित करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फसलों को रोगग्रस्त करते हैं जबकि कुछ अप्रभावी बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर, गलत आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, जबकि इनका जो आरएनए है वो एकल तंतुतव होता है। कौन सा होता है? एकल, ठीक है। इनका जो आरएनए है वो एकल तंतुवत होता है, और यहाँ पे क्या दिया है कि इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही आपको रॉन्ग चुनना है, 2015 में पूछा गया है। नंबर 1 है, न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। नंबर 2 आपका है मोरेल और टुफेल विषेक छत्रक है। नंबर 3 आपका है यीस्ट एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोगी है। नंबर 4 आपका है पेंसिलियम बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि मोरेल और टुफेल विषेल छत्रक है, जबकि मोरेल और टुफेल का प्रयोग खाद्य रूप में होता है। ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं। किस वर्ग के सदस्य हैं? एस्कोमाइसिटीज के वर्ग के सदस्य हैं, और इनका जो उपयोग होता है वो खाद्य रूप में होता है। तो ये विषैले छत्रक तो नहीं हो सकते, खाद्य रूप में होता है तो विषैले छत्रक तो नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ असंजित होती है? नंबर 1 यूग्लिनॉइड, नंबर 2 डायनेफ्लैजिलेट, नंबर 3 अपवर्तक कवक, और नंबर 4 काइसोफाइट। गाइज सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम अकाउंट्स पे मिल जाएगी, टेलीग्राम अकाउंट्स डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्राइसोफाइट्स है उनमें कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों से निर्मित होती है, ठीक है, समझ गए होंगे, जो एक साथ समायोजित होती है। अतिव्यापी जो कवच के कारण जो डायमेटस की संरचना है वो साबुनदानी के सदृश प्रतीत होती है। किसके सदृश? साबुनदानी के सदृश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक है? शंकुधारी, शैवाल, कवक या फिर लाइकेन? तो गाइज जो लाइकेन है वो ऐसे स्थान पर नहीं उग सकते हैं जिसके वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो लाइकेन है वो ऐसे वातावरण में कभी नहीं उगते जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये आपका इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो गलत वाले ही पूछे गए थे, है ना। चलिए नंबर 1 म्यूकर में द्विशाबिक चल बीजाणु होते हैं। नंबर 2 अगुणित भ्रूणपोष अनावर्त बीजी पादपों का प्रारूपिक लक्षण है। नंबर 3 भूरे शैवालों में पर्णहरित AMC तथा फ्यूकोजेंथिन होता है। नंबर 4 स्त्रीदानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावर्त पादपों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। इसने बोला है कि म्यूकर में द्विशाबिक चल बीजाणु होते हैं, जबकि जो म्यूकर में बीजाणु है वो अचल होते हैं, चल नहीं होते,
अचल होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं म्यूकर में, और इसमें क्या बोला गया है कि चल बीजाणु होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब फिर से गलत, 2015 में टोटली यही आए थे भैया, अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषणी एवं विषमपोषी होती है। नंबर 2, कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। नंबर 3, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। और नंबर 4, जंतु जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है, इसने बोला है कि मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, जबकि जो मोनेरा जगत है उसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जिसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, ठीक है। मोनेरा जो कलक है उसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, और एक कोशिकीय जीव में क्या होती है, जो केंद्रिक कला है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसने बोला है उपस्थित होती है, तो ये गलत हो जाएगा, और सी अपना आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन ये कथन गलत हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी उत्तक से संयोजी होने में सहायता करती है, कौन सी है? झालर, मिजोसोम, होल्ड फास्ट, मूलाभास। जो हमारे क्या होता है, हमारे जो बिल्कुल मतलब पागल सा होता है ना, जिसको कुछ भी मालूम नहीं होता, ठीक है, जो मतलब भोला टाइप होता है, उसको बोलते हैं झालर, ठीक है। चलिए वैसे ही मैंने बता दिया। चलिए 160 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही है भैया, झालर ही है, ठीक है। जो फिम्ब्रियाई है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम फिम्ब्रियाई है। तो कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं ये झालर, जो चट्टानों से चिपकने या फिर पोषक जीवों से पोषण प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। चट्टानों से चिपक जाते हैं या फिर वो जो पोषक जीव होते हैं उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, और ये कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटक हैं, अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटक हैं और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे संबंधित हैं? नंबर 1 बेसिडियोमाइसिटीज, नंबर 2 फाइकोमाइसिटीज, नंबर 3 एस्कोमाइसिटीज, या फिर नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। जो अपूर्ण कवक है, अपूर्ण कवक क्लास ड्यूरोमाइसिटीज से संबंधित है। किससे? क्लास ड्यूरोमाइसिटीज से संबंधित है, जो जैविक जो अपवर्ज्य पदार्थ है उनके अपघटन में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैविक अपवर्ज्य पदार्थ है उनके जो अपघटन है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? जो गतिमान जीवाणु होते हैं वो किसके द्वारा गति करते हैं? फिम्ब्राबी, कशाम्बिका, पक्षाम, या फिर पिली? ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव है उसमें गति और गमन हेतु जो पक्षाम एवं काशिकाएं होती है, क्या होती है? कशाम एवं काशिकाएं होती है। जीवाणुओं में गति की क्रियाएं सामान्यतः जो कशाम्बिकाएं हैं उनके द्वारा होती है, और फ्लैजिला जैसी कशाम्बिकाएं उसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र आयन चलित, मोटर हुक एवं जंतु होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कशाम्बिका हो जाएगा। किसके द्वारा करते हैं? जो गतिमान जीवाणु है उनके द्वारा जो गति होती है वो कशाम्बिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कशाम्बिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि विषाणुओं में क्या होता है? क्या होता है विषाणुओं में? प्रोटीन आवरण में परिबंध डीएनए, नंबर 2 प्राक केंद्री की केंद्रक, नंबर 3 एकल गुणसूत्र, और नंबर 4 डीएनए और आरएनए दोनों, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। क्या होगा? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए होता है, ठीक है गाइस। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंडलीगत आरएनए, रज्जुक और पेटिकाशांक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? नंबर 1 पोलियो विषाणु, नंबर 2 तंबाकू मोजेक विषाणु, नंबर 3 खसरा विषाणु, या फिर नंबर 4 पश्च विषाणु? तो कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तंबाकू मोजेक विषाणु। कौन दर्शाता है? तंबाकू मोजेक विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य जीवाणु यानी कि ऑर्की बैक्टीरिया एवं सुजीवाणु यानी कि यू बैक्टीरिया में से किस में भिन्न होते हैं? कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग,
कोशिका आकार या फिर प्रजनन का ढंग। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि जो ऑर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है ये आपस में कौन सी ऐसी इनमें जो है प्रमुख चीज पाई जाती है जिससे कि ये भिन्न होते हैं दोनों। तो आपको बताना है कि वो कौन सी है। तो ये है कोशिका कला संरचना। इन दोनों की जो कोशिका कला संरचना है वो अलग होती है। ठीक है, ऑर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया की जो कोशा झिल्ली या फिर कोशिका कला की संरचना है वो के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। जो यू बैक्टीरिया की कोशिका कला है वो जो यू बैक्टीरिया है इसकी जो कोशिका कला है वो मुख्यतः ग्लिसरॉल जो ईस्टर लिपिड है उसकी, जबकि जो ऑर्की बैक्टीरिया की कोशिका है वो ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ये ईस्टर लिपिड की होती है और ये ईथर लिपिड की होती है। ध्यान रखिएगा, जो ऑर्की बैक्टीरिया है उसकी ईस्टर की होती है और यू बैक्टीरिया की ईथर की होती है। ठीक है, ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड बैक्टीरिया, ईथर लिपिड की। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से कौन से कवक में विभ्रक यानी कि हैलोसिनोजन होते हैं? नंबर 1 मोरेकला एस्कुलेंटा, नंबर 2 एमानिटा मस्कारिया, नंबर 3 न्यूरोस्पोरा जाति और नंबर 4 ऑस्टिलेगो जाति। जो भाई जो बहुत से मशरूम होते हैं ना, जैसे कि कवक प्रजाति मशरूम की प्रजातियां होती है जैसे कि एमानिटा मस्कारिया, सिलोसाइब मैस्काना तथा पेनियोलॉस जाति। ये विभ्रक पदार्थ है जैसे कि जो सिलोसाइबिन तथा सिलोसिन स्रावित करते हैं। ये पदार्थ मनुष्य में जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, जो हमारे माइंड की कोशिकाएं होती है, उन पर विचार तथा भावनाओं को नष्ट करती हैं। क्या करती हैं? जो विचार और भावनाएं हैं उनको नष्ट करती है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका एमानिटा मस्कारिया। ठीक है, एमानिटा मस्कारिया जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? R.H. विटेकर द्वारा एक प्रस्तावित दिया गया था 5 जगत वर्गीकरण, ये किस पर आधारित नहीं था ये आपको बताना है। नंबर 1 है सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, नंबर 2 प्रजनन का ढंग, नंबर 3 पोषण का ढंग और नंबर 4 काय संगठन की जटिलता। सबसे पहले तो ये जो R.H. विटेकर द्वारा ये जो वर्गीकरण की पद्धति है वो 1969 में दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 1969 में दी गई थी। और ये जो 5 पद्धति है वो कुछ लक्षण थे जिस पर आधारित थी, जैसे कि कोशिका संरचना की बनावट हो गई जिसमें प्रोकैरियोटिक्स भी आते हैं, यूकैरियोटिक्स भी आते हैं। उसके बाद काय संगठन की जो जटिलता हो गई, जैसे कि एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय जीव आते हैं उसमें। उसके बाद पोषण की प्रक्रिया आ गई, जैसे कि स्वयंपोषी, परपोषी। उसके बाद जातिवर्तीय संबंध आ गए। ठीक है, तो इसमें से इनमें जो क्या नहीं था वो आपको बताना है। तो ये जो है यानी कि सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, ये उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, 1969 में ये जो पद्धति वर्गीकरण किया गया था, ये पद्धति प्रस्तावित की गई थी, उसमें ये नहीं था सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? ठीक है, किस समूह का वर्गीकरण जो है वो सही है? तो इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो बी है यानी कि घरेलू मक्खी, तितली, जो सेटिस्फ्लाई यानी कि सीसी मछली, सिल्वर फिश कीट, इंसेक्टा। ठीक है, ये सब इंसेक्टा में आते हैं, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? नंबर 1 यू बैक्टीरिया, नंबर 2 नीलहरित शैवाल, नंबर 3 मृतजीवी कवक और नंबर 4 ऑर्की बैक्टीरिया। तो ऑर्की बैक्टीरिया जो है वो विषम वास्थलों में रहते हैं, जैसे अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, हेलोफिलीज, गर्म झरने हो गए, व दलदली क्षेत्र तथा गहरे सागर आदि। तो जो ऑर्की बैक्टीरिया है उनको गहरे समुद्र में पाए जाने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का पूरा सेशन जिसमें हम जीव जगत वर्गीकरण के जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस है वो किए। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको दूंगा, जल्दी ही दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कल इसका सेकंड पार्ट लेके आया जाए या फिर नहीं। फिलहाल उससे पहले आप बताइए कि सेशन कैसा लगा और जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा। थोड़ा न्यू है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन कुछ अगर रह गया है
कुछ अगर डीप में समझाना है या फिर कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जो है ट्राई करूँगा। ठीक है गाइज, बाकी हिंदी में आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।